साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा आपकी जून 2022 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट है यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसमें से टेस्ट नंबर 3 है। और इसमें मॉडर्न इंडिया से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है। अर्थात ये पूरा प्रश्न पत्र जो है आपका मॉडर्न इंडिया से संबंधित है। तो ये जो प्रश्न है ये आपके केवल यूपी पीसीएस के लिए ही नहीं बल्कि आपके बीपीएससी के लिए, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उसके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। तो दो सूचियां दी गई, एक तरफ स्वतंत्र राज्य है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद के संस्थापक थे निजामुल मुल्क, अर्थात 4 से आप मिला दीजिए, जिन्हें चिनक्लिच खान के नाम से आप जानते हैं। दूसरा, कर्नाटक के संस्थापक सादत उल्ला खां, ठीक है, 1 से मिला दिए सादत उल्ला खां। अवध के जो संस्थापक थे बुरहान उल मुल्क। देखिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि जो कर्नाटक के संस्थापक थे सादत उल्ला खां और जो अवध के संस्थापक थे बुरहान उल मुल्क को सादत खां के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन दोनों सादत खां में कंफ्यूजन होता है। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खां, अर्थात 3 से मिला दीजिए इसको, तो आपका 4123 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने फारसी में जफरनामा की रचना की थी? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसकी रचना की थी। देखिए फारसी में लिखी गई थी ये। जफरनामा का अर्थ होता है विजय पत्र। यह 10वीं ग्रंथ का एक भाग है जिसे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। यह पत्र आध्यात्मिकता, कूटनीति तथा शौर्य की अद्भुत त्रिवेणी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया? तो सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय जो है वो लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 में होता है। देखिए 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने मेजर आउटरम के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा। नेपियर ने अगस्त 1843 में या 1843 तक सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सिंध का भारत में विलय अफगान युद्ध का परिणाम था। और यहां ध्यान रखिएगा लॉर्ड एलन बरो का जो कार्यकाल है वो कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। आगे चलते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व वारन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। नहीं, वारन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग था, तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा, गोरखों से बातचीत के माध्यम से सुगोली की संधि हुई तथा अंग्रेजों को गढ़वाल, कुमाऊं के किले तथा तराई का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ। तो ये कथन आपका सही है, दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त काठमांडू में अंग्रेज रेजिमेंट तैनात हुई तथा नेपाल ने सिक्किम से अपने समस्त अधिकार वापस ले लिए इसी संधि के माध्यम से। अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1872 में, ठीक है। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की लॉर्ड मेयो का जो वायसराय के रूप में शासनकाल रहता है वो 1869 से लेकर के 1872 तक रहता है। और इसी के समय में 1872 में प्रथम जनगणना होती था। भारत में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन भी किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में सजाइए। देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है 1920 में होती है, अगस्त 1920 में। और वहीं पे मांडक्यू घोषणा 1917 की है, 1917। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1916 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल कब होता है? 1918 में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, फिर मांडक्यू की घोषणा आएगी और फिर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल आएगा, सबसे लास्ट में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। तो 3241 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इलाहाबाद का कंपनी साम्राज्य विलय किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो सर जॉन शोर के द्वारा। देखिए इलाहाबाद का कंपनी साम्राज्य विलय सर जॉन शोर, जिसका कार्यकाल रहता है 1792 से 1798 के द्वारा किया गया था। 1857 कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद भी सक्रिय रहा और यह 1904 से लेकर 1949 तक संयुक्त प्रांत, जिसे अब हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहां की समानांतर सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था? तो यह गठन किया गया था बंगाल के मेदिनीपुर जिले में तामलुक सरकार के द्वारा।
देखिए 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है उस समय भारत में कई जगह पे समानांतर सरकारें का गठन किया गया था। ठीक है, उसी में से एक था तामलुक सरकार, और जिसे जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था और इसका अस्तित्व सितंबर 1944 तक रहा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया? किसके द्वारा कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो है, इसका कार्यकाल 1773 से लेकर के 1785 तक रहता है, और यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, और इसने क्लाइव द्वारा बंगाल पर लागू द्वैध शासन को समाप्त किया तथा कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। और यह एक फैक्ट और याद रखिएगा कि 1698 में जॉब चारनॉक ने अजीमुशान द्वारा प्राप्त श्रुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास करने के कारण श्रमिक नेताओं पर मुकदमा चलाया गया था। सही है। इस मुकदमे को पूरे संसार में बहिष्कार इस मुकदमे का पूरे संसार में बहिष्कार किया गया था। श्रमिक आंदोलन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये कथन जो है पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि ये जो मुकदमा था इसका तो बहिष्कार किया गया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा था श्रमिक आंदोलन पर। देखिए मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाकर उन पर यह आरोप लगाकर मुकदमा चलाया कि उन्होंने ब्रिटिश सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास किया है। इस मुकदमे को पूरे संसार में समर्थन मिला, परंतु इससे श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1931 के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिकों की सक्रियता में कमी आई तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक में विभाजन हो गया। तो यहां पर पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मौलाना मोहम्मद अली का है। किसका है? मौलाना मोहम्मद अली का। इनका नाम था मोहम्मद अली जौहर, जो एक भारतीय मुस्लिम नेता, विद्वान, पत्रकार और कवि थे। यह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे तथा 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे युवा अध्यक्ष थे ये, तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से भी एक थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में सजाइए। तो देखिए आपका इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटित होगी? लीनित गो की घोषणा, ये आपकी होती है 1939 में। फिर देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव जो आता है मार्च 1940 में, मार्च 1940 में। फिर आपका होता है अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त 1940 में। फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये अक्टूबर 1940 में। इस प्रकार से 3412 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, सही है। भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। प्रांत को संघ से पृथकता का अधिकार नहीं दिया गया, ये कथन गलत है। डी, इस दौरान भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन के हाथों में होगा, ये सही है। तो यहां पर 13 का सी जो है वो सही नहीं है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है। इसमें कहा गया कि संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। पहला, जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वह इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या वह पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान की मांग के लिए गुंजाइश थी। दूसरा, संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्प संस्थापकों के हितों को लेकर समझौता होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शिष्टमंडल द्वारा कर्जन ने तिब्बत का तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश प्रांत में पूर्ण विलय किया? तो यंग हस्बैंड शिष्टमंडल के द्वारा, जो कि 1903 में भेजा गया था। वहीं जो डेन शिष्टमंडल है ये आपका जो है 1904 में कर्जन के द्वारा काबुल भेजा गया था। मैकलम शिष्टमंडल 1808 में 8 को लॉर्ड मिंटो ने ईरान में भेजा तथा डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल को 1938 को लॉर्ड लिलिथगो ने चीन भेजा था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन कानूनों को उनके कालानुक्रम में सजाइए। देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा बाल हत्या निरोधक कानून। ये आपका 1802 का है और वायसराय या गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड बेल्जली। फिर आता है आपका सम्मत आयु अधिनियम 1891, लैंसडाउन के समय का है। फिर
आता है शारदा कानून 1930 का, लॉर्ड इरविन के समय का। फिर हिंदू महिला संपत्ति कानून आता है 1937 में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। तो 2413 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नीचे दो सूची दी गई, एक तरफ संगठन है और एक तरफ संस्थापक। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। देखिए, हिंदू धर्म संघ, इसकी स्थापना संबंधित है चापेकर बंधु, सही है। भारत माता समिति, अंबा प्रसाद व अजीत सिंह, ये संबंधित नहीं है, ये वाला कथन सही नहीं है, ठीक है। जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस, रास बिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, रास बिहारी बोस, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, सूरसेन। देखिए, अब बात कर लेते हैं भारत माता समिति की। तो देखिए, भारत माता समिति की स्थापना 1904 में जे.एम. चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी व वाची अय्यर के द्वारा किया गया था। जबकि अंबा प्रसाद व अजीत सिंह द्वारा पंजाब में 1907 में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ना कि भारत माता समिति की। आगे चलते हैं। भारत के वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो डचों को जाता है, ठीक है। डचों द्वारा भारत से नील, शोरा या सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेजों में मिलता है, जो कि कार्टेल पद्धति पर आधारित था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पहला जो यहाँ का वायसराय आता है, कह सकते हैं, वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। इसके बाद आपका दूसरा जो आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। इसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किया तथा 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, जहां से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ती है। इसीलिए इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया था? तो यह बनाया गया था किसको? चार्ल्स आयर को। किसको? चार्ल्स आयर को। देखिए, 1698 में अजीमुस्सान द्वारा अंग्रेजों को शूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त हुई, जिन्हें मिलाकर के जॉब चार्नक ने कलकत्ता की नींव रखी। कंपनी की इस किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम नाम दिया गया। इस किले के प्रशासन के लिए चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया तथा काउंसिल की व्यवस्था की गई। आगे चलते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा निम्नलिखित में से किस जगह पर फोर्ट ओरलियंस किले की स्थापना की गई? पश्चिम बंगाल के या बंगाल के चंद्रनगर में। 1673 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से एक जगह किराए पर ली, जहां उनके द्वारा चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। यहां निर्मित किला फोर्ट ओरलियंस कहलाता है। और पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किले की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित कैप्टन द्वारा उनके मुगल दरबार में व्यापार के लिए प्राप्त आज्ञा पत्र के अनुसार सही कालानुक्रम में सजाइए। देखिए, सबसे पहले किसको कुछ मिलता है? 1608 में कैप्टन हॉकिंस को 1608 में इन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिलती है। फिर 1611 में कैप्टन मिडल्टन, 1611 में इनको क्या मिलता है? व्यापार करने की अनुमति। फिर 1613 में कैप्टन बेस्ट को सूरत में स्थायी कारावास स्थापित करने की अनुमति मिलती है। फिर 1615 में सर टॉमस रॉ को मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार से आप देखें तो 3142 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वीं शताब्दी में रोहेलखंड की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है अली मोहम्मद खां के द्वारा। किसके द्वारा? अली मोहम्मद खां के द्वारा की गई थी। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ कई नई क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। इसी के साथ अली मोहम्मद खां के द्वारा रोहेलखंड की स्थापना की गई। इसकी पहले राजधानी आंवला, बरेली के आंवला तथा बाद में रामपुर बनी। इसका फैलाव हिमालय की तराई में गंगा तट से लेकर के कुमायूं की पहाड़ी तक फैला था। इसके अतिरिक्त जो सादत उल्ला खां, इन्होंने कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। कांग्रेस ने वर्धा में अगस्त 1942 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे चलते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1761 के
पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, सही है। दूसरा, अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 में जो होता है, इसमें इसने बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया, ये भी सही है। तीसरा, इसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से जानते हैं, को शरण दी, ये भी सही है। डी, लखनऊ में इसके द्वारा बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया गया, ये कथन आपका सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। देखिए, शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद अवध का अगला नवाब कौन बनता है? आसुफुद्दौला बनता है। कौन बनता है? आसुफुद्दौला बनता है, जिसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली तथा लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण इसके द्वारा कराया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था, बाजीराव प्रथम। इसने मार्च 1737 में दिल्ली पर धावा बोला। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। और जो बालाजी बाजीराव हैं, इनके समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठों की हार होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन शासक के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो किसके समय में करते हैं ये शाह आलम द्वितीय के समय में होता है। शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से भी जानते हैं, इसके शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसकी मृत्यु के पश्चात अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना, जो केवल लाल किले तक सिमट कर रह गया। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप 3 युद्ध होते हैं, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इनमें से तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रशासन में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। इस युद्ध का समापन 1763 में पेरिस की संधि से होता है, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारतीय इतिहास के सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से गिना जाता है? तो आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए, एक सेकेंड। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्लासी का युद्ध। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नीयत को तय कर दिया था। 1757 में हुए इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज कंपनी अब बंगाल में राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे, जहां उन्होंने नृप अर्थात राजा निर्माता की भूमिका अदा की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बंगाल के निम्नलिखित में से किस नवाब ने अपनी सेना का यूरोपीय मॉडल पर सुदृढ़ीकरण किया? तो किसने किया था? मीर कासिम ने। देखिए 1760 में मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। मीर कासिम ने अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण यूरोपीय मॉडल पर किया। उसने तोप तथा बंदूक के कारखाने स्थापित किए। मीर कासिम के सैन्य सुधार तथा आंतरिक व्यापार कर की समाप्ति के कारण अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद हुई इलाहाबाद की संधि के निम्नलिखित में से क्या प्रावधान थे? तो देखते हैं इसमें। देखिए पहला, कंपनी को बंगाल के नवाब से स्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ये कथन आधा गलत है। क्यों? क्योंकि कंपनी को बंगाल के नवाब से नहीं मिली थी, बंगाल के नवाब से नहीं, बल्कि कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, कंपनी को अवध के नवाब से कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। देखिए कंपनी को अवध के नवाब से कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले प्राप्त होते जो उन्होंने मुगल सम्राट को सौंप दिए थे। तीसरा, कंपनी ने मुगल सम्राट को वार्षिक पेंशन देना तय किया। कितना? 26 लाख रुपए वार्षिक। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत संयुक्त प्रांत में लगान अदा न करने का सशक्त आंदोलन चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से, जो कि 1930 में प्रारंभ हुआ था, किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इस आंदोलन में गांधी जी ने नमक के मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मांग गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में शामिल नहीं थी? नमक कर में 50% की कमी की जाए, ये मांग इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है। देखिए इसके अतिरिक्त जो अन्य है, तो पहला आपका ए ऑप्शन सही नहीं है। अन्य को देखें, लगान में 50% कमी की जाए, सही है। रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए, ये भी सही है। सिविल सेवा तथा सैन्य व्यय में 50% कमी की जाए, ये भी सही है। देखिए गांधी जी ने
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में अपनी 11 सूत्री मांगे यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार को समझ रखी तथा 31 जनवरी 1930 तक उन्हें स्वीकृत किए जाने का समय दिया। देखिए, गांधी जी ने नमक कर समाप्त किए जाने तथा नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म किए जाने की मांग रखी थी इस मांगों में, न कि 50% नमक कर कम किए जाने की। आगे चलते हैं। गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है। यह कथन किसका है? एलन बिकिंसन का है। यह कथन उन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च के संबंध में कहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी 1931 में। तो गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसमें कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया था। इसमें कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित मुख्य प्रस्तावों को अपनाया। आगे देखते हैं। 1931 में संपन्न हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड ने निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं की? पहला, 2 मुस्लिम प्रांतों उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध का गठन, सही है। दूसरा, भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना, यह भी सही है। तीसरा, 3 विशेषज्ञ समितियों, वित्त, मताधिकार एवं राज्य संबंधित समितियों का गठन, यह भी सही है। भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, यह सही नहीं है। चौथा सही नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोच्चिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने। फ्रांसीसी गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा भारत आता है। उसने 1530 में कोच्चिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। उसने सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा की गई थी। ये जो वंदे मातरम गीत है, इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बंगला मिश्रित भाषा में किया गया था, जिसका प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में किया गया। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम भारत को कब डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई? तो यह बात कही गई थी 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई तथा पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था। अस्वीकृत। निम्नलिखित में से कौन भारत में नियुक्त एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल 1921 से लेकर के 26 तक रहता है। यह भारत में नियुक्त एकमात्र यहूदी वायसराय था। भारत में वायसराय नियुक्त होने से पहले अपनी प्रतिभा के बल पर इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इन्हीं के समय में या इसी के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है, जिसका पूरे भारत में बहिष्कार किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, रॉबर्ट क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना कहाँ की थी? तो ये जो स्थापना होती है इलाहाबाद, बांकीपुर और मुंगेर में। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये 2 बार भारत यहाँ पे गवर्नर बन के आता है। एक बार 1757 से लेकर के 1760 तक रहता है, फिर 1765 से 67 तक रहता है। और इसी के समय में 3 केंद्रों की स्थापना इलाहाबाद, मुंगेर तथा बांकीपुर में, बांकीपुर आपका पश्चिम बंगाल में यहाँ पे की जाती है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही प्लासी का युद्ध होता है 1757 का, तथा बक्सर के युद्ध के पश्चात ही आता है। तो उसके परिणाम स्वरूप हुई इलाहाबाद की जो संधि होती है वो इसी के समय में होती है। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 में की गई थी तथा विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष रहे तथा केशव बलराम हेडगेवार इसके उपसभापति रहे। बालकृष्ण शिवराम मुंजे 1927-28 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इलाहाबाद
अधिवेशन में, जो कि आपका 1930 में होता है। यहीं पर इन्होंने ये द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। जबकि 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। आगे चलते हैं। 1939 में हुए कांग्रेस के त्रिपुरी संकट के कारण सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को लगातार दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार ही चुने गए थे। और इसमें जो 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन होता है, इसमें इन्होंने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी, ये सभी शामिल थे, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, इसकी स्थापना जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। इसकी स्थापना में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा मीनू मशानी शामिल थे। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के प्रमुख प्रणेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जी जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव तथा उनके प्रधानमंत्री को सुमेलित करना है। तो मध्य प्रांत के कौन थे? मध्य प्रांत के थे एन बी खरे। इनके इस्तीफे के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल होते हैं। संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। पंजाब के बंगाल के फजलुल हक 4 से मिला दीजिए। पंजाब के सिकंदर हयात खां 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे 3142 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस किन प्रांतों में बहुमत से वंचित रह गई थी? तो देखिए, पंजाब में, बंगाल में और सिंध में। कहां पे? पंजाब, बंगाल और सिंध, इन 3 जगहों पर इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस बंबई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल पंजाब, बंगाल तथा सिंध में ही कांग्रेस जो है ये बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई थी। अंतोगत्वा कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जगह पे होता है? महाराष्ट्र में हुआ था। 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराष्ट्र में ही होता है। यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वासुदेव बलवंत फड़के के रामोशी कृषक दल ने 1879 में किया। इस दल ने सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश से अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई, किंतु 1890 में इसके पूर्ण विकास से पहले सरकार ने बर्बरतापूर्वक इसका दमन कर दिया। देखिए, अन्य चीज़ों को भी देख लीजिए। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका गठन 1902 में किया गया था। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने तथा कलकत्ता में पी मित्रा ने इसका गठन किया था। आगे चलते हैं। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। जाम्बेकर जी के द्वारा। देखिए, मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में विख्यात बाल शास्त्री जाम्बेकर ने बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करने पर जोर दिया। इन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी शुरू की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने पर देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को समाज का अर्थात ब्रह्म समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। बिल्कुल सही बात है। परंतु शीघ्र ही दोनों में केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्र नाथ टैगोर से उनका मतभेद हो गया और 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही है। सेन के प्रयत्नों से शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास एवं पंजाब में खुल गई थी। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ अन्य बातों को देखें। 1866 में जब ये अलग कर दिए गए केशव चंद्र सेन, तो 1866 में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया और देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। आगे चलते हैं। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके सचिव चुने गए। सही बात है। स्वराज पार्टी को 1923 में संपन्न हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई थी।
101 निर्वाचित सीटों में से इन्होंने 42 सीटों पर सफलता प्राप्त की थी। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरे पे चलते हैं, डी पे, सी पे। गांधी जी ने स्वराज्यियों द्वारा विधान परिषदों का सदस्य बनने की पहल का कभी समर्थन नहीं किया, यह कथन आपका सही नहीं है। डी, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय स्वराज्यियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, यह सही है। देखिए, प्रारंभ में गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने और उसकी कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे, किंतु जेल से रिहाई के पश्चात धीरे धीरे उन्होंने स्वराज्यियों की सफलता तथा सरकार की दमनकारी नीतियों से असंतुष्ट होकर स्वराज्यियों के साथ एकता दर्शाने उनका समर्थन करने का निश्चय किया। आगे चलते हैं। 1851-52 में हुए प्रथम आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र और सभी राज्यों में सरकार बनाई, बिल्कुल सही है। इस चुनाव में 40% मतदान योग्य महिलाओं द्वारा ने मतदान किया, सही बात है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, 1951-52 का जो प्रथम आम चुनाव होता है, इसमें कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने केंद्र और सभी राज्यों में सरकार बनाई, किंतु कांग्रेस 4 राज्यों मद्रास, त्रावणकोर, कोच्चिन, उड़ीसा और पेप्सू में बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी थी। इस आम चुनाव में 45.7% मतदान किया गया, जिसमें 40% मतदान योग्य महिलाओं ने मतदान किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। देखिए, आपका आर्य महिला समाज, इसकी संस्थापक कौन थी? पंडित रमाबाई शास्त्री। सरस्वती, 4 से मिला दीजिए। भारत महिला परिषद, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, किसके द्वारा? रमाबाई रानडे के द्वारा, इसको 3 से मिला दीजिए। भारत स्त्री महामंडल, इसकी स्थापना 1910 में होती है, किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी के द्वारा, 1 से मिला दीजिए। भारतीय महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में होती है, किसके द्वारा? DK कर्वे के द्वारा, 2 से मिला दीजिए। 4312 अर्थात बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है NM लोखंडे को, NM लोखंडे, जिनका पूरा नाम था नारायण मेघजी लोखंडे, सी ऑप्शन। इन्होंने भारत में पहले श्रमिक संघ बॉम्बे हैंड्स मिल एसोसिएशन की स्थापना की थी और उन्होंने मुंबई कामगार संघ की स्थापना की थी, किसने? नारायण मेघजी लोखंडे ने। इनके अथक प्रयासों से मिल कर्मियों को रविवार को साप्ताहिक अवकाश, दोपहर के समय श्रमिकों को आधे घंटे का अवकाश, कर्मचारियों का वेतन हर माह की 15 तारीख तक मिले सुनिश्चित किया। इनके योगदानों के कारण ब्रिटिश राज द्वारा राव बहादुर की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। बहुविवाह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 55। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जो इसकी स्थापना है वो MC रजा या राजा के द्वारा 1928 में की गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रहता है हमेशा। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना MC रजा के द्वारा की गई थी, जबकि महात्मा गांधी द्वारा 1932 में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ कहा गया, स्थापना की गई। और जगजीवन राम ने जो है 1935 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की थी। ठीक है, क्लास लीग की, ये एसोसिएशन है, उन्होंने लीग की स्थापना की। फिर अंबेडकर द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की गई, जिसका MC राजा द्वारा विरोध किया गया। आगे चलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के समय में होता है? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इसका गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल रहता है वो 1888 से लेकर के 1894 तक रहता है। इसी के समय में 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कारखाना अधिनियम लिटन के द्वारा लाया गया था, यह कथन गलत है, क्योंकि 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था और यह अधिनियम चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। यह भी सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की गई। इन्हीं के समय में 1782 में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी और एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई थी। कब? 1918 में। इसका उद्देश्य क्या था?
यह एक प्रमुख हिंदी सेवी संस्था थी जो भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही थी। दिल्ली में इसका संपर्क कार्यालय है। इसके प्रथम प्रचारक गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी। बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नहीं, इसकी स्थापना एम.एन. राय के द्वारा की गई थी 1940 में। 1940 में की गई थी। और यह पार्टी भारत की स्वतंत्रता हेतु भी कार्यरत थी, मतलब कार्य कर रही थी। यह पार्टी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक हड़ताल के विरुद्ध थी। आगे चलते हैं। तो इसमें आपका पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है, तो ए ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता से 6 माह पूर्व की गई थी। नहीं, 3 माह पूर्व की गई थी। ठीक है, 3 माह पूर्व की गई, 3 मई 1947 को। इसके प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एवं हिंद मजदूर सेवक संघ का विलय करके की गई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ट्रेड यूनियन विंग के रूप में कार्यरत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा, अकाली दल द्वारा, हिंदू महासभा द्वारा, इन सभी के द्वारा। इसके अतिरिक्त तेज बहादुर सप्रू, अंबेडकर, राजगोपालाचारी और अबुल कलाम आजाद के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। आगे चलते हैं। 1921 में गठित प्रेस इंक्वायरी कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तेज बहादुर सप्रू के द्वारा की गई थी 1921 में। ठीक है, और इन्हीं की सिफारिशों को मानते हुए समाचार पत्र अधिनियम 1908 और 1910 को समाप्त कर दिया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि कर्जन के समय में आता है, लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी आलोचना की थी? सैडलर आयोग, जो कि आपका 1917 में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन से संबंधित था। इसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की थी। स्टेची आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका उद्देश्य था अकाल के कारणों का आकलन करना। ठीक है, तो देखिए 1876-78 के दौरान मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें मद्रास सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तब 1880 में लिटन द्वारा स्टेची आयोग का गठन किया गया। 1833 की अकाल संहिता की तर्ज पर प्रांतीय अकाल संहिता का भी निर्माण किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। यह बंगाल की लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारा समर्थित थी। इसी तर्ज पर कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी तथा 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई। गांधी के नेतृत्व में भारत में हुए प्रमुख आंदोलनों के संदर्भ में 2 सूचियां हैं। प्रथम असहयोग आंदोलन इनका कौन सा था? प्रथम असहयोग आंदोलन इनका 1918 का खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। तो आप इसको 4 से मिला दीजिए। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था इनका? तो 1919 का रॉलेट एक्ट 3 से मिला दीजिए, 3 से। वहीं प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा? 1917 का चंपारण जो सत्याग्रह चलता है 1 से मिला दीजिए। और इनका प्रथम भूख हड़ताल कहाँ करते हैं? 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल जो होता है उसमें, तो 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4312 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1944 में आए राजगोपालाचारी फार्मूले का उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक गतिरोध दूर करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाना, अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का प्रस्ताव, ये सभी के सभी इसके उद्देश्य थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1944 में आए राजगोपालाचारी फार्मूले को CR फार्मूला या राजाजी फार्मूला भी कहा जाता है। गांधी जी द्वारा इस फार्मूले का समर्थन किया गया और जिन्ना द्वारा इसका विरोध किया गया। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ मैकाले को शामिल किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल भी कहा गया। इस तरह विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आता है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे विधि सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ मैकाले को
शामिल किया गया। आगे चलते हैं। यूरोप में बर्लिन कमेटी फॉर इंडिपेंडेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल, ये सभी के सभी शामिल थे। इन्होंने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्बरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना तथा अप्रवासी भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था और भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारियों ने विश्व के कई भागों जैसे बगदाद, ईरान, तुर्की और काबुल में विभिन्न क्रांतिकारी मिशन भेजे थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बंदी जीवन को, बंदी जीवन नामक जो पुस्तक है इसको कहा जाता है। और ये लिखा किसने था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ठीक है। अनेक वर्षों तक क्रांतिकारी संगठनों द्वारा युवकों को अपने मार्ग में दीक्षित करने के लिए इस ग्रंथ का उपयोग किया गया, जिसके कारण इसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। जबकि जो तलवार है, तलवार पुस्तक, इसका प्रकाशन जो है मैडम भीकम जी कामा ने किया था। ये इसके अतिरिक्त आपकी संध्या की बात करें, जो दूसरा है यहाँ पे, बंगाल में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में संध्या का नाम प्रमुख है, किंतु युगांतर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके संपादक कौन थे? वारिंद्र कुमार घोष। आगे चलते हैं। नेहरू द्वारा किस अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। इस अधिनियम को, जो कि 1935 का अधिनियम था, जवाहरलाल नेहरू ने एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को संपूर्ण मद्रास प्रांत में किसके द्वारा लागू किया गया था? टॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू किया गया, जिसमें भूस्वामी अर्थात कृषक सीधे भू राजस्व सरकार को दे सकता था। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने जो है इसे मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया था। टॉमस मुनरो द्वारा इसे संपूर्ण मद्रास में लागू किया गया तथा एल्फिस्टन थे, इन्होंने मुंबई में लागू किया, बॉम्बे में। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने के दौरान भूमि का सर्वेक्षण करने में गवर्नर प्रिंगल का विशेष योगदान था। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे चलते हैं। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों का विलय कब किया गया? 1918 में। देखिए, आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र में बंबई वाला क्षेत्र शामिल नहीं था, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत तथा बरार का क्षेत्र था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास के अंडयार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया और तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र था। 1918 में दोनों के होम रूल लीग का विलय कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।